हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है 28 जुलाई और 28 जुलाई के करंट अफेयर्स को देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल 50.8 स्टडी को। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ द सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया था? राकेश अस्थाना को, आलोक कुमार वर्मा को, M.A. गणपति को, उपरोक्त में से किसी नहीं को। तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिर्देशक M.A. गणपति को नियुक्त किया। किसका नियुक्त किया गया? M.A. गणपति। तो ऑप्शन सी सही। इसके पहले क्या होता है? राकेश अस्थाना जो है नागरिक और उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिर्देशक थे। अब किसे नियुक्त किया गया है? M.A. गणपति को। तो ऑप्शन सी सही है। कार्मिक मंत्रालय के द्वारा किसके द्वारा मनोनीत किया गया है? कार्मिक मंत्रालय के द्वारा मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार वरिष्ठ IAS अधिकारी M गणपति को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCS का महानिर्देशक नियुक्त किया गया था। किसे? M गणपति को। वह उत्तराखंड कैडर के 1986 के बैच के IPS अधिकारी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने गणपति को नियुक्ति को मंजूरी दी। उनका कार्यकाल 29 फरवरी 2024 तक उनकी सेवानिवृत्ति तक रहेगा। कब तक? 29 फरवरी 2024 तक वो इस पद पर अग्रसर रहेंगे। राकेश अस्थाना के अगस्त में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद से BCS प्रमुख का पद खाली था। राकेश अस्थाना इसके पहले थे कार्मिक मंत्रालय के महानिदेशक। उनके जगह अब यह क्या है? सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक नियुक्त के पोस्ट का खाली होने के कारण उनको जगह दिया गया है। किसको? M गणपति को। M.A. गणपति को नागरिक और उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया। अब नागरिक और उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के बारे में। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना कब हुई? 1978 में। इसका हेडक्वार्टर का है नई दिल्ली में। अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक और उड्डयन मंत्री बनाया गया। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक गायक फकीर आलमगीर का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के थे? बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, नेपाल के या भूटान के? तो फकीर आलमगीर का जो हाल ही में निधन होगा वो बांग्लादेश के थे। किस देश के थे? बांग्लादेश के। तो ऑप्शन ए सही है। बांग्लादेश के मशहूर लोक गायक कौन? लोक गायक फकीर आलमगीर का कोविड-19 से पैदा हुई जटिलताओं की वजह से निधन हो गया। वो 71 साल के थे। आलमगीर का जन्म कब होता है? 21 फरवरी 1950 को फरीदपुर में हुआ था। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत 1966 में की थी। कब की थी? 1966 में। बांग्लादेश के 1971 की मुक्ति संग्राम के दौरान स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र से जुड़ गए और स्वतंत्रता सेनानियों में ऊर्जा का संचार करने के लिए गाना शुरू किया। कब? बांग्लादेश के आज़ादी के समय 1971 में बांग्लादेश के आज़ादी में क्या होता है? स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र से जुड़कर उन्होंने क्या होता है? बांग्लादेश की आज़ादी में योगदान दिया था। बांग्लादेश यहाँ पे की बांग्लादेश की बात की है तो बांग्लादेश के बारे में देख लो। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या? ढाका। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और करेंसी क्या है? स्केटबोर्ड प्रतिस्पर्धा में जिस 13 साल की जापानी छात्र ने गोल्ड मेडल जीता है तो किसने जीता? होउ जियुई ने, स्पेंसर टूरिन ने, अलेक्जेंडर हिल्स ने या निशिया मोजी ने? किसने जीता है? निशिया मोजी ने। तो ऑप्शन डी सही है, निशिया मोजी ने। तो किसने जीता है? निशिया मोजी ने क्या है? शामिल स्केटबोर्ड प्रतिस्पर्धा में जिस 13 साल की जापानी छात्र ने गोल्ड मेडल जीता है निशिया मोजी ने जीता है। तो ऑप्शन डी सही है। जापान की 13 साल की मोमिजी निशिया ने सोमवार को टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया। वह खेलों के महाकुंभ में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई। सबसे कम उम्र की जो है युवा खिलाड़ी बनी है कौन? निशिया मोजी, जो 13 साल 330 दिन की उम्र में महिलाओं की व्यक्तिगत स्केटबोर्ड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। व्यक्तिगत स्केटबोर्ड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वह साल टोक्यो ओलंपिक में 33 खेलों का आयोजन, इस साल जो टोक्यो ओलंपिक में कितने खेलों का आयोजन किया? 33 खेलों का आयोजन किया गया। इस बार कुल 339 पदक दांव पर लगे होंगे, जिससे टोक्यो खेल अब तक के सबसे बड़े ओलंपिक खेल हो जाएंगे, क्योंकि इतने पदक कभी तक किसी भी ओलंपिक खेलों में नहीं बांटे गए। कोविड-19 से प्रभावित टोक्यो खेलों में 5 खेल ओलंपिक कार्यक्रम में जुड़े हैं, जिसमें से 4 पदार्पण करेंगे।
तो इस बार के जो टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेल को जोड़ा गया। कौन कौन से है? स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे। कौन कौन? स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और कराटे को 4 को क्या शामिल किया गया इस बार के टोक्यो ओलंपिक में। पहली बार ओलंपिक कार्यक्रम में स्केटबोर्ड को, सर्फिंग को भी शामिल किया गया, जो 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए भी मंजूरी दी है। इसको 2024 के पेरिस ओलंपिक में भी इसको मंजूरी दी गई है। जो अगला जो समर ओलंपिक गेम होगा कहाँ पे है? 2024 में पेरिस में होने वाला। टोक्यो ओलंपिक के पहला स्वर्ण पदक, गोल्डन मेडल चीन के नाम पर। टोक्यो ओलंपिक में पहला जो स्वर्ण पदक किसने जीता है? चीन ने। चीन की कियांग ने शनिवार को महिलाओं के 10 मीटर राइफल प्रतियोगिता में टोक्यो ओलंपिक का पहला पदक जीता है। किसने? चीन की कियांग ने महिलाओं के 10 मीटर राइफल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो टोक्यो ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? चीन ने। चीन के किसने? चीन की कियांग ने 10 मीटर एयर राइफल में। अगला, अब भारत की तरफ से देखा जाए तो मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। वे वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। भारत की तरफ से अगर बात करें तो पहला जो मेडल किसने जीता है? मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम वर्ग में। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर के सनशिप ग्रुप ने इंडोनेशिया के किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म और ऊर्जा भंडारण प्रणाली बनाने जा रहा है? तो कहाँ पे बनाने जा रहा है? सूराबाया में, हक्कनबाउ में, बांडा आचे में, पेंगासान बाटम में। किसने? पेंगुसाहन बाटम में। तो सिंगापुर की सनशिप ग्रुप ने जो पेंगुसाहन बाटम में जो है दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाने जा रहा है। कहाँ पे? पेंगुसाहन बाटम में, इंडोनेशिया में। कौन सा देश? सिंगापुर। सिंगापुर के सनशिन ग्रुप ने, कौन सी ग्रुप की कंपनी ने? सनशिन ग्रुप ने यह घोषणा की वह अपने पड़ोसी इंडोनेशिया शहर बाटम में दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म और ऊर्जा भंडारण प्रणाली बनाने के लिए $2 मिलियन खर्च करने की योजना बना रहा है। उल्लेख किया कि फ्लोटिंग फोटोवोल्टिक सिस्टम से 2.2 गीगावाट की क्षमता संचालित होने की उम्मीद है। 19 जुलाई 2021 को सिंगापुर के सनशिप ग्रुप और बाटम इंडोनेशिया फ्री जोन अथॉरिटी बाटम पेंगुसाहन बाटम के बीच इस परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। सनशिप ग्रुप यह फ्लोटिंग सोलर फार्म इंडोनेशिया के बाटम द्वीप में दुरियांकांग जलाशय पर, किस जलाशय पर? दुरियांकांग जलाशय पर लगभग 1600 हेक्टेयर में फैला होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग फार्म होगा। सिंगापुर जो क्या है कहाँ पे लगा रहा है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के बाटम द्वीप पर दुरियांकांग जलाशय पर। अब कौन लगा, कहाँ पे लगाया जा? इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया के बारे में देखा, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कहते हैं जोको विडोडो। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपीज। अब कौन लगा रहा है? सिंगापुर। तो सिंगापुर के बारे में देख लेते हैं। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी क्या होता है? सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर का राष्ट्रपति क्या है? हलीमा याकूब। कौन है? हलीमा याकूब। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया? ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया? ओडिशा सरकार ने, त्रिपुरा सरकार ने, गुजरात सरकार ने या राजस्थान सरकार ने? ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना का शुभारंभ ओडिशा सरकार ने किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसकी शुरुआत की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 26 जुलाई 2021 को ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना का शुभारंभ किया है। ओडिशा का जगन्नाथ धाम, कहाँ पे? जगन्नाथ धाम यानी पूरी शहर के लोगों को दुनिया भर से यहाँ आने वाले पर्यटकों को अब शुद्ध पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ हर नल से उच्च गुणवत्ता वाला शुद्ध पेयजल मिलेगा। यह प्रोजेक्ट सुजल मिशन के तहत शुरू किया गया। किस योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई है? सुजल मिशन के तहत इसकी शुरुआत की गई है। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना के ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना की शुरुआत सुजल मिशन के तहत किया गया। कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा के पुरी, जगन्नाथपुरी में। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना का शुभारंभ होने के बाद पूरे शहर में हर नल के स्वच्छ जल की व्यवस्था कराने वाली पूरी देश का पहला शहर बन जाएगा।
इसके साथ ही दुनिया के उच्च चुनिंदा शहरों में शामिल हो जाएगा, जहां के सभी नागरिकों को 24/7 उच्च गुणवत्ता वाला शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नल यानी टैप के जरिए की जाएगी। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना के पूरी शहर में लगभग 2.5 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इससे कितने लोग लाभान्वित होंगे? लगभग 2.5 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना से। अब यहाँ किसने? उड़ीसा सरकार ने की है, तो उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन से? उड़ीसा के कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर कौन सा? नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर क्या है? गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है इंद्र 2021 इंदिरा 2021 का अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया जाएगा? किन दो देशों के बीच कहते हैं? इंडिया और चाइना के बीच, इंडिया और जापान के बीच, जापान और अमेरिका के बीच, और इंडिया और रशिया के बीच। तो इंद्र 2021 का आयोजन भारत और रशिया के बीच में। इंद्र जो है युद्धाभ्यास भारत और रशिया के बीच में होता है। इस बार भी क्या भारत और रशिया के बीच में होगी? तो ऑप्शन डी सही है। 1 से 13 अगस्त तक भारत और रूस के बीच बेलग्राद में संयुक्त सैन्य अभ्यास 12वें संस्करण का आयोजन किया गया। कौवे संस्करण का 12वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। भारत और रूस के बीच दोस्ती, आपसी समझ और सहयोग के लंबे समय से चले आ रहे संबंध को मजबूत करेगा। इस अभ्यास में दोनों देशों के 250 कर्मी हिस्सा लेंगे। यह अभ्यास भारतीय और रूसी सेनाओं के बीच अंतर संचालनीय का आपसी विश्वास को बढ़ाएगा। इस अभ्यास के माध्यम से दोनों देशों की सेनाएं आपस में सर्वोत्तम प्रथाओं का साझा कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की घोषणा किसने की है? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की घोषणा किसने की है? जी किशन रेड्डी ने, अनुराग ठाकुर ने, पंकज चौधरी ने या धर्मेंद्र प्रधान ने? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि भारत सरकार एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना करने के लिए योजना बना रहा है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन 5 साल की अवधि में NRF के लिए कुल प्रस्तावित परिव्यय के रूप में 50,000 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की गई। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन कौन? राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एक संरचना है जिसमें उद्योग, शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास के कनेक्ट किया जाएगा। NRF की स्थापना के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक उन संस्थाओं, कॉलेजों, विद्यालयों आदि के अनुसंधान क्षमताओं और परिणामों की सुविधा और वृद्धि है, जहां वर्तमान में अनुसंधान क्षमता विकसित हो रही है।